हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क में आपका सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल नेटवर्क, टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, हाफ सेक्शन नेटवर्क, एल नेटवर्क, लैडर नेटवर्क, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किए थे कि ये होते क्या हैं। कुछ बच्चों का डाउट्स रह गया था कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल क्लियर नहीं हो पाया था। तो देखिए, हम उस डाउट्स क्लियर कर दे रहे हैं। एक चीज बस आप ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा नेटवर्क बन जाएगा। मान लीजिए कोई भी हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क असिमेट्रिकल। देखिए, सिमेट्रिकल नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिस नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को आपस में चेंज कर दे तो उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है, ये सब चीजों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही हमारा सिमेट्रिकल बोलता है। असिमेट्रिकल क्या कहता है कि असिमेट्रिकल नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रिकली पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो क्या चेंज हो जाएगा, आपका इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर हम डिजाइन करें कोई भी, मान लीजिए टी नेटवर्क ले ले रहे हैं हम, तो टी नेटवर्क हम बना रहे हैं यहाँ पे Z1, Z2, Z3। ये देखिए, असिमेट्रिकल में भी हम सेम बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को अगर आपस में अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये सिमेट्रिकल कब होगा, मान लीजिए इसका इनपुट इम्पिडेंस हमारा Z1 प्लस Z3 है, इसका आउटपुट इम्पिडेंस Z2 प्लस Z3 है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखेंगे, अब देखिए ये सिमेट्रिकल कब होगा, जब Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। ये कंडीशन है सिमेट्रिकल होने की। अब देखिए, Z1 और Z2 जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये तो देखिए दोनों में कॉमन है, आउटपुट टर्मिनल में भी Z3 कॉमन है और इनपुट में भी Z3 कॉमन है, तो दोनों साइड Z1 हो जाएगा। मान लीजिए Z1 Z2 इक्वल टू Z हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, Z प्लस Z3, यहाँ पे Z प्लस Z3। अब देखिए, इस टर्मिनल को अगर हम इनपुट साइड ले आ रहे हैं और इसको इस साइड ले आ रहे हैं तो क्या इसके इनपुट इम्पिडेंस में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कोई परिवर्तित नहीं हो रही है। अगर हम असिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो असिमेट्रिकल में देख लीजिए सेम चीज, Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3। डिफिनीशन कहती है कि अगर हम इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, यानी कि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2, ये कंडीशन है। यहाँ पे इक्वल था इसलिए सिमेट्रिकल हो जा रहा है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इक्वल नहीं है तो अगर इसको हम इनपुट साइड ले आ रहे हैं तो इनपुट का इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z3, यानी कि हमारा नेटवर्क कैसा बन जाएगा, नेटवर्क ये हो जाएगा Z2 Z1 Z3, ये हमारा नेटवर्क बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इनपुट इम्पिडेंस Z2 प्लस Z3, यहाँ पे हो जा रहा है Z1 प्लस Z3, ठीक है। ये इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस इंटरचेंज हो जा रहा है, तो ये कैसा नेटवर्क हो जाएगा, असिमेट्रिकल नेटवर्क। ये चीज हमको ध्यान देना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वाला इम्पिडेंस जो आउटपुट का इम्पिडेंस है अगर इनपुट के इम्पिडेंस के इक्वल रह रहा है, ठीक है, तो हमारा सिमेट्रिकल, इक्वल नहीं रह रहा है तो असिमेट्रिकल, ठीक है।
आई होप सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसी में आगे किसी भी आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हमको पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा पहला पैरामीटर था जेड पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए जेड पैरामीटर है, इसको हम अदर नामों से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है, और ओपन सर्किट पैरामीटर। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है कि किसी भी नेटवर्क को ओपन और शॉर्ट करने पे कौन कौन से पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये नेटवर्क, कोई भी एक नेटवर्क मान लीजिए ये हमारा ये नेटवर्क है। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन कर दिए, ओपन कर देंगे अगर हम, तो यहां पे हमको क्या प्राप्त होगा, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क को ओपन करने पे हमारा VOC फाइंड आउट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए सर्किट क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगी, नहीं, इसलिए I0। ठीक है, तो कभी भी अगर यहाँ कहीं पे भी अगर हमें ओपन नेटवर्क है, तो यानी कि उसका जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारा वोल्टेज, उस टर्मिनल पे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज प्राप्त होगा और करंट 0 होगा। इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज हो जाती है। अब देखिए इनफाइनाइट होने की वजह से ही तो करंट हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें ओपन सर्किट वोल्टेज, अगर यहीं पे अगर हमें शॉर्ट की बात कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो शॉर्ट कर दे रहे हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है, शॉर्ट करने पे इस सर्किट में करंट I फ्लो होगी, यहाँ पे I शॉर्ट, यानी कि I जो है वो मैक्सिमम फ्लो होगी। वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू 0, यानी कि शॉर्ट करने पे हमारा करंट मैक्सिमम, यानी कि Z हमारा मिनिमम और 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इसके टर्म होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं जेड पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी टू पोर्ट नेटवर्क में अगर जेड पैरामीटर की बात करें, ठीक है, तो जेड पैरामीटर में अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बुक्स में तो डायरेक्टली दे दिया है इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट। ठीक है, तो जेड पैरामीटर में कौन कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये हमारा ओपन सर्किट पैरामीटर, इसका नाम दिए हम ओपन सर्किट। तो ओपन का मतलब क्या हो जा रहा है, यानी कि V1 और V2। ठीक है, ये हमारे ये हमारे डिपेंडेंट हो जाएंगे V1 V2। ठीक है, क्योंकि ओपन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, वोल्टेज, करंट तो प्राप्त होता नहीं है, तो करंट हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा I1 I2। ठीक है, तो अगर हम सिंपली इक्वेशन बनाना चाहे तो हमारा इक्वेशन V1 V2 मैट्रिक्स ऑफ Z11 Z12 Z22 Z21 2 2, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये I1 I2। ठीक है, अब देखिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो V वाला पोर्शन लेंगे, तो हम इस I1 I2 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो V1 इक्वल टू I1 Z11 प्लस I2 Z12। ठीक है, अब देखिए
ये और ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए V2 लेंगे तो हम V2 लेंगे तो Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। ये तो हमारे दो इक्वेशन बन गए इस तरीके से। मगर ये तो हम याद करना चाहे या क्या ना रटने वाली बात हो गई, बट हमें इस चीज को सीखना है कि ये चीज आया कैसे। ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आगे चल के जो भी आप लोग एग्जामिनेशन देंगे जेई की या इसरो डीआरडीओ किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो इन सब चीजों पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको फॉर्मूला बेसिस नहीं करना होता है, हमको सर्किट सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करके हमें इक्वेशंस को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका फॉर्मेशन सीखना होगा कि ये कैसे फॉर्मेट आता है और कैसे हम किसी भी नेटवर्क में इस इक्वेशन को ले आते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये दो वैल्यू है, ये I1 I2 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, I2 I1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही V1 आएगा। ठीक, और I1 I2 हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब इनके V1 वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कोई 2 पोर्ट नेटवर्क लेते हैं तो उसको हम एग्जांपल के तौर पे, और ये Z1 Z2 क्या क्या हैं इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब भी देखिए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को रहने देते हैं, ये हमारा I1 हो जाएगा, ये हमारा I2 हो जाएगा, ये V1, ये हमारा V2। ठीक है, अब देखिए हमारा केस फर्स्ट में अगर हम ओपन सर्किट की बात कर रहा है, ओपन सर्किट यानी कि केस फर्स्ट में हम आउटपुट पोर्ट को ओपन करने पर, ओपन करेंगे तो क्या होगा, अभी हम बताए थे I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में रखना है। हम इक्वेशन इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे, तो देखेंगे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट अगर सेकेंड में हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I2, ये तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा Z11 और I1 किसके वैल्यू पे, I2 इक्वल टू 0 पे। अब यहां से हम Z11 इक्वल टू V1 अपान I1, ये हमारा Z11 की वैल्यू आ गई। अब देखिए Z11 की ये वैल्यू आ गई I2 इक्वल टू 0 पे। अब देखिए ये V1 अपान I1 यानी कि वोल्टेज अपान करंट, ओम्स लॉ अगर देखें तो V इक्वल टू IR, अगर R की बात करें तो V अपान I। ठीक, अब देखिए तो हम Z11 को क्या कर सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस। तो हमारा I1 क्या आ गया, इनपुट इम्पीडेंस। अगर वही चीज अगर हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो V2 इक्वल टू Z21 I1, इतना बचेगा, वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहां से Z
Z21 इक्वल टू V2 अपॉन I1। अब देखिए ये भी हमारा इम्पिडेंस आ रहा है, मगर फर्स्ट टू सेकंड जा रहा है, फर्स्ट पहला से दूसरे पे जा रहा है, यानी कि फॉरवर्ड इम्पिडेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इम्पिडेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस। क्यों? क्योंकि I1 से V2 मतलब कि इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस ओपन सर्किट के द्वारा निकला है, इसलिए ओपन सर्किट फॉरवर्ड फर्स्ट से सेकंड पे जा, इनपुट से आउटपुट जा रहा है, यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इम्पिडेंस, तो वो हमारा ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस हो गया। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा आउटपुट पोर्ट को ओपन करने पे प्राप्त हुआ। अब देखिए अगर हम केस सेकंड की बात करें, अगर हम यहां से केस सेकंड की बात करें, अब केस सेकंड में इनपुट पोर्ट को हम ओपन करने पे, तो यहां पे I1 इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ये दोनों वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। अब देखिए हमारा यहां से निकल के आएगा Z12 इक्वल टू V1 अपान, देखिए इसमें रखें, ये हमारा Z12 I2 यहां आ जाएगा, V1 अपान I2 किस पे? I1 इक्वल टू 0 पे, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? Z21 इक्वल टू पिछली बार में हम टू की जगह 21 लिख दिए थे, Z22 की जगह, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब यहां पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा? V2 अपान I2, I1 इक्वल टू 0 पर। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको देखिए दूसरे से पहला पे जा रहा है, यानी कि ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम 21 की बात करेंगे, तो 21 क्या हो जाएगा? V2 अपन V1, तो ये हमारा आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि केस सेकेंड और केस फर्स्ट में हमारा क्या क्या आया था। केस अगर फर्स्ट में हमारा आया था Z11 इक्वल टू V1 अपन I1, Z22 इक्वल टू V2 अपन यहाँ पे Z22 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट, और Z21 हमारा क्या आ गया था? अपान 1। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पहले से दूसरे पे फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा इनपुट इम्पिडेंस हो जा रहा है। ठीक, तो यहां पे हम Z11 क्या है हमारा? इनपुट इम्पिडेंस, Z21 हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर
इम्पिडेंस। तो इस तरीके से हम जेड पैरामीटर के सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा चारों पे देखिए हमारा इम्पिडेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको इम्पिडेंस पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो इसका एक और नाम हो जाता है इम्पिडेंस पैरामीटर। ठीक है, बहुत तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि अगर जेड पैरामीटर ना देके बोल देगा कि आपका इम्पिडेंस पैरामीटर के इक्वेशन फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इम्पिडेंस पैरामीटर है क्या। तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब आइए इस पे एक कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट होती है और कैसे किया जाता है। आइए क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपको कोई डाउट्स रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, और बाकी प्लेलिस्ट से ही वीडियोस को देखा करिए। रैंडम में देखेंगे तो आपको पिछला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा और आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो आप सीरियल वाइज वीडियो प्लेलिस्ट से देखा करिए। अगर मान लीजिए हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं, ये हमारा टी नेटवर्क है मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए टी नेटवर्क है, अब इसकी वैल्यू हमें जेड पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये हमारा I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक, ये V2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि हमें जेड पैरामीटर इक्वेशन फाइंड आउट करिए। ठीक, तो अब देखिए हम इनपुट पोर्ट को देखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और एक आउटपुट पोर्ट से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इनपुट पोर्ट्स पे देखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा इनपुट पोर्ट का इक्वेशन क्या बन जाएगा। इस वाले ब्रांच में हमारा I1 प्लस I2 दोनों करंट बह रही है। ठीक है, ये I1 जा रहा है, इधर से I2 आ रही है। ठीक, तो अब देखिए हमारा अगर इक्वेशन बनाए हम तो V1 प्लस का लें तो करंट में हमारा -2I1 प्लस माइनस I1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा V1 इक्वल टू 2I1, ये प्लस हो जाएगा तो हमारा प्लस I1 प्लस I2, तो V1 हो जाएगा हमारा 3I1 प्लस I2। ये हमारा जेड पैरामीटर का पहला इक्वेशन हो गया। तो इसको हम यहां लिख देते हैं V1 इक्वल टू 3I1 प्लस I2। अब देखिए अगर हम इसमें इक्वेशन लेंगे, इसमें KVL लें तो हमारा V2 करंट की डायरेक्शन -2I2 हो जाएगा, -1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब देखिए V1 V2 को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। 2I2 प्लस I1 प्लस I2, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3I2 प्लस I1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो V1 इक्वल टू इतना आया था, V2 इक्वल टू आया हमारा 3I2 प्लस I1। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, V2 इक्वल टू I1 प्लस 3I2। ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया। अगर हम इसके सारे पैरामीटर्स को निकाले तो आप कंपेरिजन करके भी निकाल सकते हैं, और बाकी जो हम शॉर्ट और ओपन सर्किट का मेथड बताया है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इस इक्वेशन में पैरामीटर्स को निकाल रहे हैं सारे।
सारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ठीक, अगर देखिए हमें आउटपुट को पहले ओपन कर दिए तो I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट हो जाएगा हमारा। अब I2 इक्वल टू 0, तो I2 की जगह जहां जहां है 0 रखोगे तो हमारा Z1 अपान V1 इक्वल टू 3 आएगा। Z1 अपान V1 क्या कह सकते हैं हम, सॉरी V1 अपान I1 आएगा। तो V1 अपान I1 को हम Z11 कह सकते हैं, तो Z11 की वैल्यू हमारी 3 हो गई। अगर इसमें हमारा I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा V2 अपान I1 इक्वल टू 1। V2 अपान I1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z12 लिख सकते, सॉरी Z21 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए Z21 लिखेंगे यानी कि Z21 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब देखिए अब हमारा क्या बचा, अब केस सेकेंड में I1 इक्वल टू 0, इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे तो I1 0 हो जाएगा और I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो I1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहां पे 0 और यहां पे 0, तो हमारा क्या निकल के आएगा, V1 अपान I2 इक्वल टू 1। V1 अपान I2 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपान I2 को Z12 लिख सकते हैं। ठीक है, Z12 इक्वल टू 1। अगर हम यहां पे रखें I1 इक्वल टू 0 तो हमारा क्या निकल के आया, V2 अपान I2 इक्वल टू 3। V2 अपान I3 हमारा Z22 था इक्वल टू 3, यानी कि इन हमारा पैरामीटर्स क्या निकल के आ गए हैं, Z11, Z12, Z21, Z22। तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया, 3 1 1 3। ये हमारे सारे पैरामीटर्स हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से आगे और हम Y पैरामीटर्स को देखेंगे, Z पैरामीटर्स को देखेंगे, और Z पैरामीटर्स तो हो ही गया, Y देखेंगे और H देखेंगे, और फिर आपस में कैसे इक्वेशन के ही थ्रू हम इंटरचेंज करते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपके काम का है, नॉलेजेबल है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए। और हमारे वीडियोस को आप लोग प्लेलिस्ट से देखा करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे रैंडम वीडियो देखेंगे तो आपको पिछला वीडियोस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो कुछ चीजें आप टॉपिक क्लियर हो नहीं पाएंगे। तो आप हमेशा प्लेलिस्ट से देखा करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।